वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस टीवी का खुद ही डिबेट शो सियाह सफेद, और हमने ये सवाल उठाया हुआ है कि क्या हिंदुस्तान के साथ दोस्ती दानिशमंदी है या कमजोरी। हमारे कुछ इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने चाहिए और बराबरी के लेवल पे होने चाहिए, और मगर आप कह रहे हैं कि बराबरी के लेवल पे इस वक्त नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहे। इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं कि जो ट्रेड कंसेशंस दिए जा रहे हैं वो वन साइडेड हैं पाकिस्तान की तरफ से। एक बहुत बड़ा झूठ जो है वो प्रमोट किया जा रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ट्रेड नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू। पाकिस्तान और हिंदुस्तान कश्मीर के थ्रू और कराची के थ्रू बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। हमें ये जो जल्दबाजी हो रही है कंसेशंस की, ये समझ में नहीं आ रही कि क्यों हो रही है। ट्रेड पे हम फिर से आएंगे। हाजी दिल साहब, आप पे आती हूँ। उन्होंने कहा है कि जी इस वक्त बराबरी के साथ हम बात नहीं कर रहे हिंदुस्तान से। देखिए, दोस्ती ये कह रहे हैं कि बराबरी की सतह पे, तो बराबरी की सतह पे तो इसलिए वो उनकी आबादी हमसे 7-8 गुना ज्यादा है, उनका रकबा हमसे ज्यादा है, तो वो बराबरी तो नहीं हो सकती है। आप भी भूटान के साथ बराबरी की सतह पे बात नहीं करते हैं। ये है कि इंसाफ के मुताबिक बात होनी चाहिए। मेरे साथ बेइंसाफी न हो और उनके साथ इस वक्त इंसाफ की बुनियाद पे बात हो रही है। बताएं, उनके अगर आपने उनका वीजे पे सख्ती की हुई है तो उन्होंने भी की है। ठीक है, अगर आपने उनकी ट्रेड पे इनडायरेक्टली आप ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कराची की बात की है, सिंगापुर से होगी, दुबई से होगी, 2 अरब डॉलर की आप हिंदुस्तान का सामान ले रहे हैं, कराची के रास्ते से आता है, आप आगे के इलाके से क्यों नहीं लेते हैं कि उस पर कस्टम ड्यूटी पे की जाए? यानी हम अपने साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं। जब तो आप क्या कहते हैं कि ट्रेड पहले होनी चाहिए और कश्मीर बाद में, या कश्मीर पहले ट्रेड बाद में, या दोनों साथ साथ? मैं ये समझता हूँ कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शुरू हो, गुड एटमोस्फियर हो, लेकिन साथ फॉर एग्जांपल सियाचिन से अफवाज का इनकला कर लिया जाए। एक गुड जेस्चर है, पता लगे कि ऑन ग्राउंड भी रियलिटीज चेंज हो रही हैं। आप ये ऐलान कर दें कि हम मकबूजा कश्मीर से अफवाज का इनखला कर रहे हैं, ये टाइम फ्रेम है। लेकिन अगर आपके रवैये के अंदर रौनत हो और आपके दिमाग के अंदर बुग्ज हो और आपकी जेब के नीचे चढ़ी हो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रीन वाली, तो फिर आप अगर ये कहेंगे कि अमन की आशा, तो बेमानी है। मैं ये ताहिर साहब पॉइंट्स उठाए हैं। अहमद कुरैशी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मगर जो इन्होंने 3 पॉइंट्स उठाए हैं बहुत अहम है। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया और चाइना, जिनके दरमियान ज्यादा दुश्मनी है, अगर वो दुश्मनी से बालातर होकर एक दूसरे के साथ तजारत कर सकते हैं, तो हम और हिंदुस्तान क्यों नहीं? हमारे यहाँ ट्रेड भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है। हम जो ट्रेड इस वक्त चल रही है, मगर आप कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला पहले सॉल्व करें, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अपनी अमन की कुर्बानी नहीं देंगे। जो है बेमानी नहीं हुई। आपने चाइना इंडिया की मॉडल की बात की है। चाइना इंडिया जो है वो यूनिलैटरल कंसेशंस देके ट्रेड नहीं कर रहे। चाइना ने अपनी प्रोटेक्टिव पॉलिसीज रखी हुई है, इंडिया ने अपनी रखी हुई है। जहां वो मिल सकते हैं, जहां फायदा वो कर रहे हैं। हमारा भी इंडिया से चल रहा है, कोई इशू नहीं है। ये जो एक वो मिथ खड़ी की हुई है कि हमारी ट्रेड नहीं हो रही और हम बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, ये सही नहीं है। हमारी हिंदुस्तान के साथ ट्रेड चल रही है। $40 बिलियन तक ट्रेड जा सकती है, लेकिन अगर नहीं जाएगी ना, तो ना हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान है, ना हमें है। कोई मसला नहीं है, फायदा भी नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन कोई नुकसान फायदा भी नहीं होगा। हाँ, फायदा भी नहीं होगा। लेकिन देखिए 3-4 महीने हैं हुकूमत के, क्या ऐसी जल्दी है कि जनवरी से पहले कंसेशंस भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और जिनको नुकसान है उनको बुला नहीं रहे, सेनेट में कमेटी में नहीं आके बिठा रहे, उनसे पूछ नहीं रहे कि भाई आपका क्या नुकसान होगा। सर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि शाहरग है आपकी कश्मीर, चूंकि पानी आता है, अभी पानी के ऊपर वो डैम बना रहे हैं धड़ाधड़, तो आपकी तो ये लाइफ लाइन है जिसको वो तबाह रहे। रुकावट जो आपने बात की ना, रुकावट मेरे ख्याल में पाकिस्तान से नहीं है। हिंदुस्तान में एक 2% रूलिंग एलीट है नई दिल्ली में, जो कि हिंदी स्पीकिंग है, और जो कि जिसकी कुछ चीजें जो है कल्चरल आपसे मिलती जुलती हैं, और वो बड़ी एंटी पाकिस्तान है। तो यू बहुत अहम पॉइंट उठाया है कि हम हमेशा से इंडिया सेंट्रिक होंगे। सब ये कहते हैं कि अमन होना चाहिए। सवाल ये कि क्या लड़के दोस्ती होगी? पहले हम कहते हैं वीजे खोलो, लोगों से पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, ताकि वहाँ के अवाम हमारी बात सुन सकें। अभी जैसे कहा कि दिल्ली की एस्टेब्लिशमेंट सुनती है, उनसे बात हमारी होती है। मैं अब कुछ हफ्ते पहले इंडिया गया था, मैंने अमृतसर में जो यानी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुने उनके, और उन्होंने कहा ये खत्म कर दिया, हम हमारे तो बुजुर्गों के मिजार भी इधर हैं। फिर मैं पूना गया, पूना में जिस जगह मेरे वो ले गए, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के बैनर लगे हुए थे। वहाँ आज भी एक गांव का नाम पाकिस्तान है, बादशाह खान के नाम पे दिल्ली के अंदर खान बाजार। मैं ये अर्ज करता हूँ, जब तक हमारा आवाम से राब्ता न होगा, उनकी पार्टियों से राब्ता न होगा। पहले तो ये होता था कि ब्यूरोक्रेट बैठ जाते थे और ब्यूरोक्रेट्स आपस में फैसला करते, जब इशारा मिलता तो लड़ाई का फैसला हो जाता। किसने कहा था कि आप कारगिल पे हमला करें? मगर ताहिर साहब का ये कहना है कि न्यूक्लियर, मेरी सुने, जब से पाकिस्तान हिंदुस्तान न्यूक्लियर बने हैं तब से रवैया बदल गया। वजीर आजम को तक को पता नहीं था और कारगिल पे हमला हो गया।
جس ملک کے وزیر اعظم کو بھی اس کی اسٹیبلشمنٹ اعتماد نہ لے. کیا آپ کہتے ہیں کہ 71 کا جنگ ہم نے شروع کی تھی کہ انہوں نے؟ ہم نے شروع کی تھی. سر مختصر سا پھر آگے بھی بات. میری بات تو یہ ہے، دیکھیں جی، اگر آپ رہنا چاہتے ہیں زندہ اور اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے جنگ نہیں لڑنی ہے. ہم نے امن میں رہنے، اگر ہم امن سے نہیں رہیں گے تو یہی حال ہوگا کہ ایجوکیشن پہ کم خرچ ہو رہا ہے اور فوج پہ ہم زیادہ خرچ کر رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں ان تمام ادوار میں یہ فوج میں تھے جنرل صاحب. پانی کس نے بیچا؟ ایوب خان کے دور میں پانی بکا. ہمارا سندھ کا دریا آدھا ان کو دے دیا گیا. انہوں نے چھوٹے بڑے جتنے بھی ڈیم بنائے ہیں اتنی 50 سالوں میں بنائے ہیں نا. ہم نے کیوں نہیں بنائے؟ ہم ایک ڈیم کے گر چکر لگاتے کہ طواف کرتے رہے کہ یہ بنے گا اور کوئی چھوٹا نہیں بنا. اب چھوٹے چھوٹے اگر وہ بجلی پیدا کرنے کے لیے ڈیم بناتے ہیں تو اس معاہدے میں وہ بنا سکتے ہیں، لیکن اب پانی کو وہ اسٹور نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے تو بجلی بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا. 44,000 میگا واٹ بجلی رن آف واٹر بھی ہمارے خیبر پختونخوا میں بن سکتی ہے. اسی طرح پنجاب میں کئی جگہ ہیں. ہم نے تو نہیں کیا کچھ، اور قصور ہم ان کا ہے کہ انہوں نے یہ کر لیا. اگر وہ اچھے تھے، اپنے ملک کو آباد کرنا چاہتے تھے، ہم ناکام ہوئے ہیں. اور ہم اس لیے ناکام ہوئے کہ یہاں ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں تھی، اور اگر چلیے تو 2 سال بعد توڑ دی گئی. کیا یہ کیسا ملک ہے؟ یہ کیسا ملک ہے؟ یہ کیسا ملک ہے کہ اس کا منتخب وزیر اعظم عدالت کے حکم سے ڈسمس کر دیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا 71 کی جنگ کس نے شروع کی ہے؟ آپ مجھے بتائیں آئی صاحب کی مفتی بانی کس نے بنایا؟ وہ تو ان کے پارلیمنٹیرینز بھی یہ مانے ہیں کہ ہمارا پلان تھا. انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے ملک کو 2 لخت کیا. ان کے پاس ایئرکرافٹ کیریئرز ہیں، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. یہ بتائیں کہ بنگلہ دیش یا جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا، کیوں خفا کیا آپ نے؟ آج بلوچستان کو خفا کیا جا رہا ہے. تو وہ اس وقت آپ سنیں، اب آپ ایسٹ پاکستان کو فوجیوں نے خفا کیا ہے. ان کی عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اور پھر سے ہوا ہے. یہ 20 لاکھ انلیگل بچے پیدا ہوئے ہیں. 20 لاکھ انلیگل بچے پیدا ہوئے ہیں. احمد قریشی صاحب، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آ چکی ہے، اس کو پڑھ کے ہر جو مہذب پاکستانی ہے جس کے اندر کوئی شعور ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. برٹش انگلش ریسرچر سب کانٹیننٹ پہ، اس نے پچھلے سال بک پبلش کی ہے لندن میں. ISI نے نہیں کی، پاکستان نے نہیں کی، ہمارے انفارمیشن منسٹری نے نہیں کی. انہوں نے تمام جو رپورٹس ہیں بنگلہ دیش سے اور انڈیا سے. کتاب کا نام پوچھ رہے ہیں آپ نکال لیں اس پہ. مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا. مجھے بھی اس کا نام نہیں ہے. آپ بہت مشہور کتاب ہے. نہیں گارڈین نے اس کی ایکسٹریکٹس پبلش کی ہیں. وہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے. حمود الرحمان کمیشن پہ کیوں نہیں اعتبار ہو، یہ پوچھ رہے ہیں. انہوں نے میری بات تو سن لیں آپ. انہوں نے جو ہے فل تمام جو سورسز ہیں بنگلہ دیشی اور انڈین سب کو انہوں نے کرٹیک کیا ہے اور ثابت کیا کہ کس طرح ایگزیجریشن ہوئی ہے. ہماری پالیٹکس جو ہے، ہماری پالیٹکس اور پالیٹیشینز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹیو ہیں. وہ آپ کو ہمیشہ کھینچ کے پیچھے لے کر جاتے ہیں. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں. ایشو جو ہے وہ نئی دلی میں ہے. وہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. آپ اگر نیگوشیٹ کر رہے ہیں ٹریڈ پہ، آپ جو ہے صحیح طرح نیگوشیٹ کریں. یہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ ٹریڈ کریں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو، تعلقات اچھے ہوں، سب باتیں ہیں. اور ہم نے بھی کہا کہ جو سبسڈی وہ دیتے ہیں اس کے متعلق بات ہو رہی ہے. صرف ہمارے میں ایک کمی ہے کہ ان نون برطانوی مصنفوں کی کتابیں ہم نہیں پڑھتے ہیں. ہم نے حمود الرحمان کمیشن مسئلہ یہ ہے پاکستان میں کہ ہم موت کے جو سامان ہے اس پر تو زیادہ پیسے لگاتے ہیں، اور یہ سب کا فوجی نے کیا ہے. اور یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے غداری کی فیکٹریاں کھولی ہوئی ہے کہ جس نے انڈیا کے ساتھ دوستی کی بات کی تو اس کو غدار قرار دے دو. ابھی جرنیل صاحب بیٹھا ہوا ہے اور وہ روڈ میپ جو طے کرتا ہے. یہ آپ کا کام نہیں ہے، سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ دوستی کرتے ہیں یا دشمنی کرتے ہیں. رکاوٹ کیا ہے پاکستان اور انڈیا میں دشمنی کا پرابلم جو ہے یہ طاہر امین صاحب کو پتا ہے، اس نے انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھا ہے، اور اجادل صاحب کو بھی پتا ہے، باچا خان اور ولی خان کے زیر تربیت رہے ہیں. یہ باقی جو 2 دوست ہیں یہ مطالعہ پاکستان والے ہیں، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. سب سے پہلے مطالعہ پاکستان کو ختم کر دو. یہ سب سے فضول چیز ہے مطالعہ پاکستان ہے، انڈیا اور پاکستان. قیوم صاحب، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ 4 اشرے 40 ایئرز پاکستان کی سروس کی ہے، بلکہ سٹیل مل کے اندر
पाकिस्तान आर्डनेंस फैक्ट्रीज के अंदर, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, और अपनी जान हथेली पे रख के 71 वार में भी शरीक हुए हैं कौम के बिहाफ पे। तो हमारी अपनी एक हम्बल कंट्रीब्यूशन है। हमारी हर पॉलिसी इंडो सेंट्रिक क्यों होती है, स्पेशली फौज की तरफ से? अगर वो इस तरह की पॉलिसी चला रहे तो पाकिस्तान को इसने कभी रिजल्ट दिया है? 65 की वार दे के, 71 की वार दे के, कारगिल इशू की वार दे के पाकिस्तान मिलिट्री ने पाकिस्तान को ऐसा कौन सा कोई ऐसा काम दिया है कि जिसको हम कहें कि पाकिस्तान आर्मी ने तीर चलाया हुआ है अभी तक हमारे लिए? और फिर मजे की बात यह है कि हिस्ट्री की किताबों में नियाजी को टाइगर नियाजी और जियाउल हक को जियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से लिखा जाता है पाकिस्तान में। ओके सर, उनकी बेहतरी का सर आप गलती की बात कर रहे हैं तो गलती में तो आर्मी 40 साल हुकूमत कर चुकी है, इसकी क्या गारंटी है क्या कि ये गलती नहीं करेंगे? देखें, आपने पाकिस्तान में कोई फिल्म बनते देखा है जो इंडिया के खिलाफ हो? आपने पाकिस्तान में ड्रामे बनते देखे हैं इंडिया के खिलाफ? कितने लोग हैं यहाँ पे जो इंडिया के खिलाफ खड़े होकर बहुत नारे लगा रहे हो, बातें कर रहे होते हैं? अच्छा, यहाँ से ऑडियंस से आवाज आ रही है कि हमने देखे, हमने सुने। दुश्मन वो हैं इस दोस्ती के जो वहां पे फिल्में बनाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, पाकिस्तान छोटा मुल्क है, पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, इन्वेड नहीं करेगा और डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। इंडिया कर सकता है, इंडिया के हाथ में है कि वो आज तमाम पाकिस्तानियों के दिल जीत ले, लेकिन वो नहीं करते। एक बहुत बड़ा हाथी है जिसका दिमाग चूहे का है, एक बहुत बड़ा हाथी है जिसका दिमाग चूहे का है। ये बहुत दफा मैंने मुहावरा सुना है। मैं आपसे कहता हूं कि आपके कोर इशू के ऊपर जो आपने हिस्टोरिकल झूठ बोले हुए और जो आपने कभी अपने आप को एडमिट नहीं किया कि कारगिल के ऊपर 3,500 बंदा वहां पे बिठा के आप छोड़ा है, ठीक है जी, और आप कभी आपने उसको एडमिट नहीं किया कि आपने कौन सी रिपोर्ट कारगिल पे आज तक आपने कोई कमीशन बिठाया हो। और जब आपकी जो इनकॉम्पिटेंसीज है ना, उनको जब आपने छुपाना होता है तो फिर आप सियासतदानों को, आजिदील साहब को, हम लोगों को आगे कर देते हैं कि यार ये चीज किसी तरह दब जाए। एक चीज। दूसरा मेरा कमेंट सर ये है कि आपका सारा नैरेटिव ये है कि जी पाकिस्तान के लिए मैंने 40 साल सर्व किया, मैं जान देने के लिए तैयार था। सर जी, जान देना एक और चीज है। हर बंदा जो है ना, पाकिस्तान के लिए जीना मुश्किल काम है, जान देना मेरे ख्याल में आसान काम है। तो ये जो नैरेटिव है ना, ठीक है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे हम बाद में बात करेंगे, मगर यहाँ पे ये बात सच है कि पोल्स के मुताबिक, जितने भी पोल्स हुए हैं उसके मुताबिक 10 में से 8 पाकिस्तानी समझते हैं कि हिंदुस्तान हमारे लिए एक खतरा है। मगर मेरा सवाल ये है कि कोई भी अटैक इंडिया में होता है, पार्लियामेंट अटैक हो, ख्वाह वो मुंबई अटैक्स हो, इंडियन फौरन उसका एविडेंस मीडिया पे लाता है, डिप्लोमेटिक चैनल पे लाता है, उसको इतना अच्छा कैश कराता है कि फुल पाकिस्तान को प्रेशराइज करता है। हम कहते हैं कि कराची में हालात खराब हैं, बलूचिस्तान में हालात खराब हैं, पूरे ट्राइबल बेल्ट पे हालात खराब हैं, गिलगित में खराब हैं, पूरे पाकिस्तान में खराब हैं। ये जो सारे हालात खराब हैं, हम कहते हैं इंडिया का इसके पीछे हाथ है। हम क्यों उन एविडेंस को नहीं फाइंड करते, क्यों इस डिप्लोमेटिक चैनल को नहीं यूज करते कि वो इनके अगेंस्ट जाएं, और मीडिया को क्यों नहीं यूज करते? हुकूमत में आप बिल्कुल सही कहते हैं। हम पार्लियामेंट में इन कैमरा भी मीटिंग्स होती हैं, हमें सिर्फ ये बताया जाए जो पिस्तौल मिला था वो मेड इन इंडिया है और कोई सबूत नहीं है। हमें दुख होता है। मेरा जनरल साहब से और बाकी पैनलिस्ट से सवाल है कि पाकिस्तान ने अपनी 60 साल जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी इंडिया की तरफ, उसको तब्दील वो कर रहा है या करने का सोच रहा है? तो हमने जो इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी बनाई, क्या उसकी आज नाकामी नहीं है कि रीजन में हमारा कोई दोस्त रहा ही नहीं, और अब एक नया दुश्मन अफगानिस्तान भी जो पाकिस्तान पे जमीनी अटैक उसने पिछले दिनों किया, 1500 का लश्कर पहाड़ों से नीचे आया। तो क्या पाकिस्तान गलत दुश्मन पे तो अपनी अभी तक निगाह जमाए हुए नहीं है? बहुत अहम सवाल है जनरल कयूम साहब। हमारी फॉरेन पॉलिसी तो नाकिस रही है, हमारी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ अमेरिका सेंट्रिक रही है। हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को सही, उसको डायनामिक नहीं बनाया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंडिया को हर मसले के ऊपर क्लीन चिट देने को हम तैयार नहीं है, बिकॉज इंडिया ने आपके मुल्क को 2 लख्त किया है। ताल्लुक खैबर पुख्तनख्वा से, मैं खैबर पुख्तनख्वा जाता हूँ, 3 घंटे मुझे रुकवाते, लास्ट में मुझे कहते कि आपने परफ्यूम लगाया था इसलिए आप पर मशीन घूम गई। ये किस तरह के मशीन है आपके? मुझे तो आपके इन मशीन पर हंसी आ रही है जो कि परफ्यूम पर घूम रहे हैं। और एक आप पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ आप जो कुछ कर रहे हैं और इंडिया देख रहा है, वो डरेंगे नहीं? ठीक है सर, पोल रिजल्ट्स इस वक्त हमारे सामने आ चुके हैं। डिबेट शुरू होने से पहले ये सवाल किया गया था कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती दानिशमंदी है या कमजोरी। तो डिबेट से पहले 70% ने कहा कि दानिशमंदी है और 30% ने कहा कमजोरी है।
जब डिबेट खत्म हो गई 85% ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती दानिशमंदी है और सिर्फ 15% ने कहा कि कमजोरी है। तो आज की डिबेट की कंक्लूजन ये निकली कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती दानिशमंदी है। ऐसा लगता है कि हम माजी के कैदी नहीं बनना चाहते। इसी डिबेट को इस्लामाबाद से कंक्लूड करते हैं।